आज हमारे साथ डूंगरपुर से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी जुगल कलाल, जो 84 उपचुनाव को लेकर बेहद बारीक नजर बनाए हुए हैं। साथ ही हमारे साथ बेहद खास शख्सियत या राजनीतिक हस्तियां, जिनका क्षेत्रीय सियासत में बेहद एक मजबूत दबदबा माना जाता है। पहले हमारे साथ थे भाजपा युवा नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले बंशीलाल कटारा जी। फिर हमारे साथ हैं भारत आदिवासी के फाउंडर वाले कांति भाई आदिवासी जी। और इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और बेहद ही सुलझे और बली नेता वल्लभ पाटीदार भी मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कट टू कट लाइव में। सीधा सवाल से शुरू करते हैं कांति भाई आदिवासी। पहला सवाल आपसे, 84 में कौन जीत रहा है? कौन डिस्टर्ब कर कांति भाई जी। सवाल सवाल मेरे से कर रहे हैं कि जी, पहला सवाल आपसे कर रहे हैं कि 84 में क्या माहौल है, 84 कौन में जीत रहा है 84 में? हमारे दोनों भाई बैठे हुए हैं, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों भाई बैठे हुए हैं। वो हमारे परम मित्र हैं और वल्लभ राम जी के घर में तो मैंने पढ़ाई की है फौज में रहकर। और हमारी मित्रता के आधार पे नहीं, हम लोग यहाँ पर एक अलग अलग राजनीतिक दल के हिसाब से बैठे हुए हैं, इसलिए हम निश्चित रूप से अब की बार 84 में अब की बार भी हैट्रिक लगाने वाले हैं। हैट्रिक लगाने वाले वंशी जी, हैट्रिक लगाने वाले। सीधा दावा किया वंशी जी कि हैट्रिक लगने वाली है 84 में। क्या सोचते हैं इस हाँ पर आप? हैट्रिक। हाँ हैट्रिक लगने देखिए, वाली। अ, कांति भाई और वल्लभ जी भाई साहब और सबको आपको राम राम। अ, हर पार्टी अपना दावा करती है और जीत के उम्मीद से ही जनता के बीच में हमारा उम्मीदवार जाता है। और लगातार जो विकास की हमारी दूरी रही है, हम यह तय कर चुके हैं और जनता भी यह तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की विकास के कामों को देखकर जिस तरह से प्रदेश में विकास की गति चल रही है और जिस तरह से हमने संकल्प के साथ चुनाव लड़ा है, हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। जनता मन बना चुकी है कि इस बार प्रदेश के विकास के साथ 84 का विकास हो, सलूम्बर का भी विकास हो। तो इस बार हम चुनाव बहुत प्रदेश की अद्भुत तरीके जनता से जीतेंगे भाजपा और के लिए लड़ेंगे। मन बना चुकी है। कांति भाई का दावा है प्रदेश की जनता उनके लिए मन बना चुकी है। कांग्रेस की क्या विचार है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ। वल्लभ पाटीदार जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या विचार है सर आप, जब आप ये सब सुन रहे हैं तो? ऐसा सब कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और हम हमारा प्रत्याशी उतारेंगे मैदान में। हम्म पूर्व में गठबंधन हुआ था लोकसभा में, तो हम्म गठबंधन एआईसीसी और पीसीसी के निर्देशानुसार गठबंधन में हमने बात को समर्थन दिया। हम्म वो अलग, उस दिन की अलग विचारधारा थी, क्यों दिया कैसे दिया, ये हमने हम्म एआईसीसी और पीसीसी के आदेश की पालना की है। अब की बार हम्म हम स्वतंत्र रूप से हमारा उम्मीदवार उतारेंगे हम्म और चाहे बाप पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, और हमारा प्रत्याशी उतरेगा मैदान में। हार जीत हम्म होती रहती है, हम्म। कोई जीतता कोई हारता होगी, लेकिन हम प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे। ये जब अभी आपने गठबंधन का जिक्र किया, इसलिए सवाल बनता है कि ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि कुछ समय पहले, चुनावों पहले आपका मौका पर यारा था, आप लोग साथ में लड़े थे, भाईचारे की एक छवि बनाई गई थी। लेकिन अब पता नहीं ऐसा हुआ कि ये याराना टूट गया। क्या लगता है पाटीदार जी, क्या वजह रही है? क्या कोई डीएवी की याराना, वजह से हो गई, कोई डीएवी की वजह याराना से हो नहीं गई? था, कोई याराना नहीं था। वो एक महेंद्रजीत सिंह मालवीय जन्म से लगाकर अब तक कांग्रेस में रहे और कांग्रेस का खाया पिया, और एक झटके हम्म में कांग्रेस के हम्म साथ धोखा किया। तो कांग्रेस का ये मानस बना कि महेंद्र सिंह मालवीय को जो सबक सिखाने में जो है वो ऊपर वाले ने गठबंधन किया और गठबंधन की हमने पालना की, और महेंद्र मालवीय हार गए और हमारे बाप के गठबंधन प्रत्याशी राजकुमार राव जीत गए। पर क्योंकि वल्लभ जी मालवीय का जिक्र हुआ है तो वंशी से सवाल पूछना लाजमी है। वंशी जी, क्या प्रतिक्रिया है इस पर आपकी? देखिए, दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा जो गठबंधन हुआ, इस पे हाँ। भारतीय जनता पार्टी के तौर पे तो मैं ये बात नहीं कुछ कह पाऊंगा। हम्म अपनी आइडियोलॉजी है, अपने आपसी संबंध है, किन विषयों को हम्म लेकर वो साथ लड़े वो तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन उस हम्म समय लोकसभा में भी हम लड़े और हम्म हमारा ये स्पष्ट मत है कि हम एक समाज, एक सपना, एक संकल्प और एक दिशा, उसकी ओर हम्म आगे बढ़ रहे हैं।
और जो स्पष्ट हमारा मानना है कि हम अंतिम व्यक्ति के अंत्योदय की बात करते हैं, और जब हम डबल इंजन की सरकार है तो जनता से हम यही अपील कर रहे हैं कि जो क्षेत्र का, जो इस वागड़ का जिस टीएसपी का और विकास और डेवलपमेंट कर सकता है, वो डबल इंजन की सरकार है। तो जनता से हमारी सीधी अर्जी है, पार्टियां अपना अलायंस और गठबंधन बनाती हैं, टूटते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, ये इनकी आपसी गणित है। इस पे शायद आपने मुझे डबल कुछ इंजन की कहना सरकार ठीक नहीं। का ये बोला, इसलिए हमारे सहयोगी जुगल कलाल को मैं बीच में लाऊंगा। जुगल जी, 84 में आप मौजूद है, डूंगरपुर में आप मौजूद है, लगातार पैनी नजर बना रखे हैं। क्या लगता है ये डबल सरकार कितनी सफल हो पा रही है इस बार 84 विधानसभा उपचुनाव में? क्या बीएपी, क्या कांग्रेस, बीजेपी को लेकर क्या मामले? प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जैसे बीएपी पार्टी है वो अभी भी कहती है कि हमारा कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ। वो साफ तौर पर देखा गया कि लोकसभा में कहीं ना कहीं गठबंधन था या समर्थन था। वही बात करें तो अभी जब उपचुनाव की बात करें तो वास्तव में वहां देखें तो बीएपी वहां पर मजबूत नजर आ रही है। मजबूत इसलिए भी क्योंकि लास्ट टाइम जब चुनाव हुए विधानसभा के, तो राजकुमार रूत जो उनके प्रत्याशी थे वो 69,000 वोटों से चुनाव जीते। बीजेपी को कुछ 54,000 के आसपास वोट मिले, वही कांग्रेस को तो मात्र 21,000 वोट मिले। और कहा यह भी जा रहा है कि जो बीएपी के जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोटर थे। लेकिन अब ये बड़ा दोनों पार्टियों को, जो कांग्रेस और बीजेपी, उनको मंथन करने की जरूरत है कि आखिर बीएपी का जो वर्चस्व है वो आखिर कैसे लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों आखिर वो आदिवासियों के मुद्दों को लेकर बीएपी इतनी मुखर रह रही है, और कांग्रेस और बीजेपी किन बातों पर आगे बढ़ सकती है। फिलहाल अगर बात की जाए तो बीएपी की रणनीति ज्यादा मजबूत, बीएपी वहां पर ज्यादा मजबूत दिक्कत नजर आ रही है। लेकिन अब राजनीति में कहा नहीं जा सकता, आखिरी समय में कुछ भी हो सकता है। अब कांग्रेस भी अपनी प्लानिंग कर रही है, तो वही बीजेपी भी डबल इंजन की सरकार के साथ भरोसे के साथ चुनाव मैदान में उतरने वाली है। जी सौरभ। इसलिए सवाल पूछना बनता है कांति जी, मैं आपने जुगल जी की बात सुनी, रणनीति पे लगातार काम हो रहा है, लगातार तमाम पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपनी प्लानिंग में लगी हुई है। क्या प्लानिंग है बीएपी की? क्या वापस वही बहुमत लाने की दौर है, या फिर कुछ ये हो सकता है भाजपा कांग्रेस कोई किला भेज सकती है आपका? क्या बोलना चाहेंगे कांति जी? नहीं, हम लोग भाजपा कांग्रेस की भाजपा और कांग्रेस अपने अपने स्थान पर ठीक है, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 84 की जनता के साथ साथ में इस जो आदिवासी क्षेत्र है पूरा, उस आदिवासी क्षेत्र की जनता ने ठान लिया है कि इतने साल तक कांग्रेस ने राज किया, और अभी 3 साल तक केंद्र तीसरी बार केंद्र में बीजेपी सरकार है, और राजस्थान में बारी बारी से एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस सरकार आती रहती है। लेकिन जो यहाँ की जो समस्याएं हैं आदिवासियों की और अन्य वर्गों की, वो समस्याएं पूर्ण रूप से कोई भी सरकार निराकरण नहीं कर पाई है। जैसे मान लिया जाए, आदिवासी के लिए अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूची के अनुरूप आरक्षण है, जल जंगल जमीन के अधिकार है, पैसा एक्ट है, और ग्राम सभा का जो एक्ट है वो। दूसरा, आपका जो हमारे साथी बैठे हुए ओबीसी वर्ग के वल्लभ राज जी पाटीदार, तो राजस्थान सरकार ने राज्य के अंदर ओबीसी को रियायत दे रखी है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में कोई रियायत नहीं है। और एससी समाज को कुछ छोटी मोटी है, लेकिन अन्य समाज को कोई रियायत नहीं दे रखी है। तो जो बेचारे लोग कहीं पढ़कर आगे आना चाहते हैं, तो वो आज उसी स्थिति में है। इसलिए हम तमाम वर्गों को साथ में लेकर काम करना चाहते हैं, और तमाम वर्ग है वो साथ देने के लिए तैयार भी हैं। और हम लोग अब की बार तो क्या, आने वाले समय में भी हम लोग जीतेंगे, और इस इलाके जब के आप तमाम वर्गों को लेकर साथ में रणनीति की चलेंगे। बात कर रहे हैं तो यहाँ एक सवाल बनता है पूछना कि ये जो चुनाव है, बीएपी के लिए चुनाव मुद्दों पे आधारित है कि राजकुमार रोहत के चेहरे पे आधारित है? क्योंकि ये सब जानते हैं, ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि इसके बाहर भी लोग जानते हैं, वो भी झारखंड गए हुए हैं जिस वक्त हम ये शूट कर रहे हैं, तो सभी जानते हैं कि बीएपी के तौर पे, एक आदिवासी नेता के तौर पे उनकी छवि उभरी है लाजमी तौर पे। तो ये बीएपी के लिए मुद्दे के तौर पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है, या राजकुमार रोहत के फेस पे लड़ा जा रहा है? ये आप समझा पाएंगे? देखिए भाई, ऐसा है कि न तो भारत आदिवासी पार्टी राजकुमार है, न हम्म, राजकुमार भारत आदिवासी पार्टी है। भारत आदिवासी पार्टी अपने आप में अलग है, एक विचारधारा है, कोई व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं चल रहा है। और हम्म, राजकुमार सांसद है, तो सांसद के हिसाब से लोग उसका मान सम्मान करते हैं, पहले विधायक थे उसका मान सम्मान करते हैं। और हम्म, यहाँ पार्टी प्रमुख है, आज पार्टी प्रमुख है, पार्टी प्रमुखता के आधार पर लोग जुड़ रहे हैं, और हमारी हम्म, विचारधारा के आधार पर जुड़ रहे हैं, आदिवासी परिवार की जो ठीक है, विचारधारा है उसके आधार पर ठीक जुड़ है। रहे हैं, और भारत आदिवासी पार्टी के आधार पर विचारधारा पर जुड़ रहे हैं। यहाँ व्यक्ति विशेष के आधार पर कोई व्यक्ति नहीं जुड़ रहा है। आज भारत आदिवासी पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ मैं, यानी पूर्ण रूप से ये हम्म, माना जाए संस्थापक ही मैं हूँ।
तो जी बिल्कुल। जब पार्टी बना के हम लोग आ रहे थे, 2 मिनट सुन लीजिए आप, पार्टी बना के हम आ रहे थे, हमारा एक्सीडेंट हुआ, एक भाई मारा हाँ। गया। और जब हम्म। राजकुमार जी और अन्य साथी थे तब वो बीटीपी में थे, और उनका जो कहीं डॉक्यूमेंट नहीं है पार्टी रजिस्ट्रेशन में, लेकिन उनका साथ सहयोग जरूर है। तो आज की तारीख में जो लोग किसी व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बढ़ाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज ठीक है। नरेंद्र ठीक मोदी है। जी आगे बढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। राजकुमार आगे बढ़ रहे, कोई राष्ट्रीय दिक्कत नहीं है। राजनीति में लेकिन चर्चा जरूर सुनिए, करेंगे गांधी भारत जी, थोड़ा आदिवासी समय पार्टी का अभाव है। अपनी विचारधारा के आधार पर लड़ रही है, जी। बीजेपी अपनी विचारधारा के आधार पर लड़ रही है, जी, कांग्रेस अपनी विचारधारा के आधार पर लड़ रही है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। उसी प्रकार से हमारा भारतीय आदिवासी पार्टी भी अब मैं विचारधारा के आधार पर लड़ एक रही एक है, सवाल किसी व्यक्ति विशेष को आगे नहीं बढ़ा रही। एक एक सवाल वंशी जी से और पाटीदार जी से करना चाहूंगा, उसके बाद वापस जुगल कलाल के पास चलेंगे। वंशी जी, चुनाव के मुद्दे जी क्या होने वाले हैं? देखिए, हाँ। पुनः मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा। लोकतंत्र में जो जनता होती है वो जनार्दन होती है, वो मालिक होती है। हम्म। वही वहां के विकास के डेवलपमेंट के विषयों को प्राथमिकता के से उसके नेता के माध्यम से लाती है। आज से 6 वर्ष पहले जब भारत आदिवासी पार्टी ने वहां से सीट जीती थी, जनता को उनसे उम्मीदें थी कि वो जल्दी से आएंगे, आरक्षण से संबंधित हो, बिल बदले से संबंधित हो, जितने मुद्दे उन्होंने उठाए थे, जनता को एक आशा लगी थी। आज आप नीचे जाके पता करिए कि जनता का क्या उसमें मत है। हमारा काम विकास का है। जी हमने ये कहा है कि हम संपूर्ण विकास के लिए बात कर रहे हैं। हम जी जी किसी जी। विशेष वर्ग को नीचे दिखाना या विशेष वर्ग को छोड़ना, जब हम हम्म, अंत्योदय की बात करते हैं तो अंतिम व्यक्ति की चहुमुखी विकास की बात आती है। बिल्कुल उसमें बिल्कुल। सभी संवर्ग आते हैं। हमारे लिए कोई जाति हाँ नहीं, हमने 4 वर्ग बनाए, महिला, युवा, व्यापारी, ऐसा हमारा हाँ। जो मानना है। तो हाँ मैं समझ हाँ, गया, भाजपा बताना चाह रही है कि वो जाति के ऊपर अब विकास के तौर पे काम करना चाहती है। मैं समझ गया आप किसके तौर पे तो खड़ा कर रहे विकास हैं। विकास अब हमारे धुरी है, विकास हमारा ध्येय है। और वही सबका ठीक है। साथ, सबका विकास, ठीक है। सबका ठीक विश्वास है। और सबका प्रयास, ठीक है। उसी मुद्दे और उसी अब टैगलाइन पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस की भी आवाज सुनी जाए, मेरा ये मानना है। तो कांग्रेस के पाटीदार मुद्दे क्या होने वाले हैं? आप इसके पास के पास अब समझेंगे कि आखिर असल मुद्दे क्या है। ये तो नेताओं के आगे हो गए, वादे हो गए, लेकिन असल मुद्दे क्या है वो हम जुगल कलाल जी से समझेंगे। पहले पाटीदार जी आपके पास कंक्लूजन बता दीजिए, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हेलो। जी जी जी। ये अभी जैसे बंसीलाल जी हमारे साथी ने बताया, एक हाँ। समाज और डबल इंजन की सरकार पे हम चुनाव लड़ेंगे। हम्म। तो मैं बंसीलाल जी से निवेदन करूंगा, हम कांग्रेस पार्टी पुरानी है, 36 कौम को साथ में चलने वाली है, एक समाज की हाँ। पार्टी नहीं कांग्रेस। हम्म। और कांग्रेस ने जो कांग्रेस की योजना थी, चिरंजीवी हम्म। योजना है, खाद्य सामग्री योजना है, नरेगा है, पेंशन योजना है, ये कांग्रेस की योजना थी। आज 4-4 महीनों से पेंशन, हम्म। नरेगा अगर नहीं होता तो डूंगरपुर जिला बिल्कुल ये समझ लीजिए कि पूरा आधा गुजरात पे चला जाता, ये स्थिति हो हम्म। जाती। नरेगा की वजह से लोग जिंदा हैं। हमने खाद्य सामग्री में सभी प्रकार की सामग्री, तेल, नमक सब दिया था। और इन्होंने जो है वो हमारे साथी की पार्टी ने जो है वो खाली मैं थैले पकड़ा दिए। मैं क्या पूछ रहा था कि मुद्दों पे चुनाव कांग्रेस लड़ेंगे, अपने मैं मुद्दों पर आरोप थोड़ी लगा रहा विकास है। के नाम पर चल रही है। और अभी हाँ। मैं बताऊं कि कांग्रेस के नाम से जैसे महेंद्र सिंह जी मालवीय जो 40,000 वोटों से जीते थे, और 3 महीने में वो 40,000 से अपनी खुद की विधानसभा में माइनस हो गए, तो क्या ये महेंद्र मालवीय की जीत थी या कांग्रेस पार्टी की जीत थी? चलिए इसलिए ठीक है। कांग्रेस तो जनता जनार्दन की पार्टी है, सबको साथ में लेके चलते हैं। हमारे साथी दोनों ने कहा, वो उनके पार्टी के नेता है, वो हर हम्म। व्यक्ति अपनी पार्टी के लिए मेहनत करता है, करनी चाहिए। ठीक है। अब कलाल जी के पास, कलाल जी, आपने सभी नेताओं की, सभी जनप्रतिनिधियों की बात के तौर पर सुनी होगी। हालांकि सवाल थोड़ा सा, जवाब थोड़ा नेता वाला एंगल के साथ आ गया। आपको क्या लगता है, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जाना चाहिए, या किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या वाकई में जिन मुद्दों का जिक्र किया जा रहा है कि महज एक एजेंडा तैयार किया गया है चुनाव जीतने के महज? आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, चुनाव तो जो जा रहा है वो जाति और धर्म में लड़ा जा रहा है। वो देश हो या प्रदेश हो या फिर क्षेत्रीय दल हो, वो जाति धर्म पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बात करें असल मुद्दों की, तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन।
या आदिवासी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो पलायन होता है वो गुजरात, लोग मध्य प्रदेश जा रहे हैं, लोग महाराष्ट्र जा रहे हैं, वो काम करने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनका अस्थायी समाधान यहाँ पर नहीं है। उद्योग के मामले में डूंगरपुर सबसे पिछड़ा हुआ है। वही बात करें तो रोजगार के मामले में रोजगार के अवसर तो हैं, लेकिन वो अवसर कैसे पैदा होंगे ये नेता शायद समझा नहीं पा रहे हैं। मेरा एक और चीज ये माननी है, यहाँ के लोगों से बात करें तो समझ में आता है कि लोग पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या करना है वो डायरेक्शन नहीं है। बस वो नेता, जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं, उन्हें बस कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मतलब प्रलोभन दे रही हैं और अपना चुनाव लड़ रही हैं। असल मुद्दा रोजगार है, युवा है, और यहाँ की जो क्षेत्रीय समस्या है, पानी है, मूलभूत सुविधा है, वो आज भी अभाव है। जी सौरभ। समय का अभाव है, इसलिए आप लोगों से बस एक एक सवाल के साथ इस पूरी चर्चा का समाप्ति करेंगे। सबसे पहले कांति भाई मुझे जी, जवाब मुझे 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 वल्लभ जी भाई साहब को जवाब देना था। जी बताइए। अच्छी बात है, उनकी बात रखी। विकास की जब बात करते हैं तो भारत की विकास दर के जो मायने हैं वो आज विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था है। हमारी भारतीय संस्कृति की जो विरासत है उसको वैभव दिया है। और अगर हम यूं कह दें कि भारत में 25 करोड़ जो लोग हैं वो बीपीएल से बाहर आए हैं। हम्म, जो भारत के सरकार में जो जनजाति का मिनिस्ट्री है वो भारतीय जनता पार्टी की शासन में आई है। भारत के राष्ट्रपति को एक गरीब आदिवासी की महिला को राष्ट्रपति लाकर जो हमने एक सपना दिखाया कि गरीब की बच्चा भी कहीं सर्वोच्च पद पे जा सकता है। जनजाति गौरव दिवस मुझे लगता है भारतीय जनता पाटीदार जी पार्टी ने कुछ दी। बोलना चाह रहे हैं पीएम आपको। पीएम जनमन जो योजना है वो हमने दी। जनजाति उन्नत ग्राम अभियान जो भी प्रारंभ हुआ है, पूरे भारत वर्ष में कम से कम 2.5 से 3 हजार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ये सारी हमारी कल्पनाएं। इसीलिए मैं कह रहा था कि हम संपूर्ण विकास करेंगे जब हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। अब अभी भाई साहब कह रहे हैं वल्लभ जी की हमने नरेगा चलाया, अभी राजकुमार जी अभी अहमदाबाद में जाके वो प्रवासियों से मिल रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ की पार्टी की, यहाँ बिल प्रदेश की, यहाँ की उद्योगों की, यहाँ के संरक्षण की, यहाँ के हक अधिकार की, तो हमारा व्यक्ति पलायन गुजरात जाके क्यों कर रहे हैं? यहाँ हमारी मूलभूत जो सुविधाएं, इसमें सभी पार्टियों को एकमत होकर यहाँ के लोगों के विकास के लिए पैमाने तय करने पड़ेंगे। ठीक है, ये जोर से बोलो, झूठ से बोलो और वादे करो, ये काम उससे नहीं होना है। मैं सहमत हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, जो हमने चुनाव में वादे किए, वो वादे को आज देखिए आप, किसी भी कांग्रेस की सरकार ने अगर आप कहें मिर्ची और आपने तेल फ्री दिया, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने चुनाव से 3 महीने पहले क्यों दिया? आप 5 साल पूरा देते, आपको वो किसी ने रोका। लेकिन इस मुद्दे पे हम जरूर चर्चा करेंगे हमारे अगली डिबेट शो में। आप लोग एक हमारे एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बस बताइए बताइए बताइए। एक मिनट का मैं 1 मिनट लेना चाह रहा हूँ। आप सुनिए, आजादी के इतने साल बाद में दोनों पार्टियों को आदिवासी की याद आई और बारी बारी से दोनों राज किया, लेकिन जो आदिवासियों की मूलभूत सुविधा थी वो आज तक लागू नहीं कर पाए। न तो रिजर्वेशन कर पाए, न जल जंगल जमीन का अधिकार दे पाए, न आपके इस इलाके में उद्योग धंधे खोल पाए। इसलिए आदिवासी पलायन के लिए मजबूर हैं और जहाँ डैम बन रहे विस्थापित हो रहे हैं। और रिजर्वेशन का मामला है तो आज की तारीख में रिजर्वेशन मिल ही नहीं रहा है। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों क्या कर रहे हैं? तो आज की तारीख में जो बातें हो रही है वो मात्र आदिवासियों को वोट बैंक समझ रखा था, और आदिवासी आज अपने स्वतंत्र के आधार पे खड़ा हो रहा है, तो उनको थोड़ा सा जलन हो रहा है। इसलिए अभी दोनों पार्टियां थोड़ा से हड़बड़ा चुकी है, लेकिन आदिवासी अपने स्तर पे चुनाव लड़ेगा और आने वाले समय में ये और ज्यादा। एक मिनट में लूंगा। मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा क्योंकि कांति भाई ने जो सवाल किया है वो सरकार जो अरे पंचलाल जी, एक बार मैं बोलूंगा, पहले मेरी बारी है। ऐसा अभी कांति भाई ने जो कहा, कांति भाई ने भी कहा कि दोनों पार्टियों ने राज किया लंबा, लेकिन आदिवासियों का ध्यान नहीं रखा। लेकिन जो आरक्षण लगाया, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी सब कांग्रेस की देन है। और आज मैं बताना चाहूंगा कि जो पलायन की बात हो रही है वो नरेगा का भुगतान 1-1 महीने से नहीं हुआ है, 2-2 महीनों से नहीं हुआ। पेंशन जो है वो 6-6 महीने से नहीं मिली है, इसीलिए लोग पलायन कर रहे हैं। बाकी पलायन की कोई स्थिति होती नहीं थी। इसलिए मैं कहूंगा जो भुगतान पंचायतों का बाकी है, पेंशनरों का बाकी है, जो भी है उसको जल्दी से जल्दी भुगतान
रहेगा। ठीक है, मैं समय का आपके थोड़ा एक मिनट अभाव में है, सवाल का जवाब समय का मैं थोड़ा सवाल अभाव है, मैं सवाल देना पूरा चाहूंगा, चर्चा क्योंकि करेंगे इस पर। विषय पब्लिक में विषय अधूरा रहेगा। हाँ। कांति भाई ने एक बात कही कि दोनों पार्टियों ने बारी बारी से राज किया और जनता इनसे खुश नहीं है। मैं कांति भाई से ये निवेदन करूंगा कि 1996 में जब पैसा कानून आया तो राजस्थान में आते आते 2011 और फिर 2015 तक अमेंडमेंट होकर आज तक नीचे तक नहीं आ पाया। और हमारी सरकार ने अभी देश के 10 राज्यों में पैसा कानून की कार्यशाला, हैदराबाद में, दिल्ली में, और जाके अभी हमने ग्राम पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर जाके हम कार्यशाला करके पैसा कानून का जैसा जैसा संविधान में इंप्लीमेंटेशन है, आज तक किसी भी आदिवासी पार्टी हो या भारत आदिवासी पार्टी ने इसकी व्याख्या सही नहीं की। हमारे भाई साहब ने कहा कि हमने किया। मैं कह रहा हूं 1996 और 2005 में दो महत्वपूर्ण कानून अध्ययन लाए, वनाधिकार और पैसा कानून। ये दोनों ही हमारी मंशा थी। और राजस्थान में जब भैरव सिंह शेखावत की बात करते हैं, तो जब उन्होंने भैरव सिंह शेखावत में जो अमेंडमेंट किया, जो हमको हक अधिकार दिए, इससे पहले सरपंच और प्रधान कौन बनता था आप देख लीजिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि खुद स्वयं सांसद जो हमारे यहाँ है, जो जाके कहते हैं संसद में कि हमें फ्री की योजनाएं नहीं चाहिए, हमें हक अधिकार दीजिए। और कांति भाई स्वयं के ये स्टेटमेंट है कि हमको रेल नहीं चाहिए, हमको विकास नहीं चाहिए। बस थोड़ा सा समय का हमारे पास अभाव है। एक मिनट, एक मिनट, मैं ये कोई कहना बात चाह नहीं, रहा हूँ, खाली अगला सवाल इतना कहना यकीन चाह रहा मानिए, हूँ, इतना अगले कहना सवाल में चाह रहा हूँ, और ज्यादा सुनिए, मजा है। एक मिनट, इतना कहना चाह रहा हूँ एक मिनट में कि गांधी जी आपका जो ये जैसे जैसे 1996 में भैरव सिंह शेखावत ने लागू किया, हूँ कहना चाह रहे हैं ये लोग, बंसी भाई मेरे परम मित्र है, मैं उनसे उनसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि 5वीं अनुसूची का अधिकार न तो भैरव सिंह जी ने दिया, न किसी नेता ने दिया, न कांग्रेस ने दिया, न बीजेपी ने दिया, न किसी ने नहीं दिया। आदिवासी जो महापुरुष थे उन्होंने लड़ झगड़ के लिया। ये आपका 1876 में शेड्यूल एरिया डिस्ट्रिक्ट एक्ट बन चुका था, 1919 में भारत सरकार अधिनियम बन चुका था, 1935 में बन चुका था, 1950 में बन चुका था। वो इम्प्लीमेंट करने के लिए 1996 लगा दिया, तो दोनों सरकारें जिम्मेदार है। बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे, आप यकीन मानिए। कट टू कट लाइव की अगली पेशकश में आप लोग जरूर शरीक होंगे। छोटे छोटे जवाब में अपन कंप्लीट करते हैं क्योंकि समय का बहुत ज्यादा अभाव है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाटीदार जी से। पाटीदार जी ये बता दीजिए उम्मीदवार कौन होंगे इस बार, संक्षिप्त में आपकी बताइएगा। आवाज नहीं आई। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हेलो, हाँ जी वल्लभ जी, उम्मीदवार कौन होंगे, उम्मीदवार आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ बोलो। उम्मीदवार कौन होंगे, उम्मीदवार 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 हमारा हाईकमान जो निर्णय करेगा, युवा उम्मीदवार होगा। अंदर खाने से क्या। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। युवा उम्मीदवार होगा और हमारी पार्टी जो भी निर्णय करेगी, 21 तारीख को हमारी प्रभारी आ रहे हैं मिस्टर मकवाना जी, और 21 तारीख को हमने बैठक रखी है, उसमें हमारे 2 प्रभारी और है, पुष्कर जी, जहांगीर रामलाल जी, वो आएंगे और पूरी ठीक जिला है, कार्यकारिणी के समक्ष प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। ठीक है। वंशी जी आपको सवाल तो पता ही। देखिए, उम्मीदवार हमारा फूल है और हाँ। हम भारत माँ के श्री चरणों में ये एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता की तरह हमारा कार्यकर्ता काम करता है। हम जनता में जनता का बेटा बन के जाना चाह रहे हैं, जनता का बाप बन के नहीं जाना चाह रहे। और हाँ। जो भी निष्ठावान पार्टी और संगठन में जो नीचे से हमारा जो तय होता है, वो कार्यकर्ताओं की आवाज को ऊपर तक भिजवा कर जो भी संगठन और हमारी जो भूमिका है यहाँ, जिस तरह की 84 में जिले में, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत, यहाँ की परंपरा, यहाँ का विकास, जो एक सामूहिक रूप से हम विकास की गति देना चाह रहे हैं, ऐसे हमारी पार्टी के निर्णायक और हम सभी में से एक कार्यकर्ता विधायक के रूप में दिखेगा सर। वो सुशील कटारा में जी में है क्या वो खूबियां जितनी आपने बताई। देखिए, पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता, हमारे यहाँ दायित्व होता है, कोई नेता नहीं होता है। हमारे यहाँ कमल का फूल ही हमारा उम्मीदवार है और कमल के फूल के साथ में सबका साथ, सबका विकास। और मैंने जो बताया ना कि हमारे एक समाज, एक सपना, और हम एक दृष्टि के साथ ये राजस्थान की विकास की भांति 84 का विकास और डूंगरपुर का भी विकास हो, इस ध्येय के साथ में हम 84 की जनता के जा रहे हैं। और चुनाव में जनता लोकतंत्र में मालिक होती है और वो विकास को चयन करेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ जीत रही है। ठीक है, 10 मिनट का समय और बचा है, शेष है, आप लोग भी देखते होंगे। कांति उम्मीदवार कौन होंगे। हमारा उम्मीदवार होगा, भारत का राष्ट्रीय खेल है उसका जो हॉकी और स्टिक है, हाँ। वो है। दूसरा हमारा उम्मीदवार होगा, जयपाल सिंह मुंडा ने प्रथम ओलंपिक दिलवाया था गोल्ड मेडल में, हाँ।
हॉकी स्टिक का वो होगा। और ऐसा देखा जाए तो हमारी 84 की जनता ने उम्मीदवार तय कर दिए हैं, पोपटलाल खोखरिया, दिनेश रोज और अनिल कटारा, तीनों में से देखिए एक उम्मीदवार होगा। वंशी जी और पाटीदार जी को मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, कांति भाई जी का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था, 2 नाम दे दिए, ऐसा कुछ अगर मिल जाता तो मजा आता। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ बहुत मजा आया, समय का अभाव था। जाते जाते एक बार फिर जुगल कलाल जी के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर 84 में क्या होने जा रहा है, और कट टू कट लाइव पूरे सियासत मौसम होने वाला है, क्या खास पेशकश करने जा रहा है। जुगल जी सीधा आपकी ओर। देखिए 84 का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बीएपी का सबसे बड़ा गढ़ है। कांग्रेस और बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि इस बीएपी के गढ़ को तोड़ा जाए। जी अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी अगर इसमें कामयाब रही तो कहीं ना कहीं बीएपी को बड़ा धक्का लगेगा। कयास ये भी लगाया जा रहे हैं कि बीजेपी इस बार पूरे मूड में है कि एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा जाए जो युवा हो, नेता अच्छा हो और जो धरातल पर पकड़ रखता हो। वही कांग्रेस से जो पूर्व सांसद है ताराचंद भगोरा, वो भी कहीं ना कहीं खुद चुनाव और उनके परिवार में टिकट ना देने की बात वो कह चुके हैं, उनके मुंह के ही ये बयान है। ऐसे में कांग्रेस भी पूरा प्रयास कर रही है किसी युवा को मौका दे, बीजेपी भी युवाओं को, और जैसे बाप पार्टी के तो 3 नेता, जो 3 उम्मीदवार हैं उनके नाम सामने आ चुके हैं। वहीं बाप पार्टी में भी अंतर्कलह की संभावना है, क्योंकि तीनों उम्मीदवार चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, तो ऐसे में बाप पार्टी में भी देखना होगा किस तरह से वो समीकरण को बैठाती है। लेकिन इस बार चुनाव 84 चुनाव बहुत खास होगा, नजर बनाए रखेंगे। जी जी सौरभ। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुगल कलाल जी आपका, वंशीलाल कटारा जी, कांति जी, वल्लभ भाई पाटीदार जी, आप लोगों ने कट के साथ जुड़े इस सियासी मौसम को लेकर इतनी सारी चर्चा की। और मुझे लगता है कि क्षेत्रीय स्तर पे ऐसा पहली दफा हो रहा होगा कि जब क्षेत्रीय स्तर पे इतना मजबूत दबदबा रखने वाले इतने तमाम सारे नेता एक मंच पे पहुंचे। एक बतौर मुखिया आप लोगों ने अपने मन की बात रखी, आपने बताया कि आप जनता के लिए क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पे आप बात करेंगे, 84 चुनाव किस रणनीति के तहत होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि लगातार आप करेंगे, दर्शकों को ऐसे ही डिबेट को, इसी चर्चा में उनको भागीदार करेंगे, उनको दिखाएंगे, दर्शाएंगे। आप लोगों का हमारे साथ के लिए कट टू कट लाइव बहुत बहुत शुक्रिया, खास धन्यवाद जुगल कलाल जी का, जो गंगापुर से समय निकाल के कट टू कट लाइव के साथ जुड़े। फिर मिलेंगे, मुलाकात जल्द होगी।